कल मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कहते मेरे को पिछले 12 सालों से पैंक्रेटिस है और पहले मुझे लगता था कि ठीक है हो जाएगा, मैंने ये भी करा, मैंने वो भी किया, मैं फील्ड वर्कर हूँ, कभी नाइट ड्यूटी कभी मॉर्निंग ड्यूटी करते करते आज मैं इस लेवल पे हूँ, पिछले 3 महीने से मैं काम पर भी नहीं गया हूँ, क्योंकि इन टाइम ये बीमारी आपको इतना अंदर से कमज़ोर कर देती है कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ चली जाती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ चली जाती है। क्रॉनिक पैंक्रेटिस के केसेस में जब बार बार अटैक आता है या बार बार दर्द होता है, स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, जो आपकी जो एंजाइम प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है पैंक्रियास की, वो हैम्पर्ड हो जाती है, जिस वजह से जब एंजाइम ही प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता। जितने हमारे सिम्टम्स हैं बेसिकली, जैसे कि ब्लोटिंग है, लूज स्टूल्स हैं, वेट लॉस है, ये सारी डेवलप हो जाती हैं और जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती है ये सिम्टम बढ़ते चले जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वैद्यशिखा प्रकाश है और मैं पड़ाव स्पेशलिटी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर की मुख्य संचालिका हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे क्रॉनिक पैंक्रेटिस के बारे में। और जब हम क्रॉनिक पैंक्रेटिस की बात करते हैं तो ये नॉर्मल पैंक्रेटिस से या एक्यूट पैंक्रेटिस से कैसे डिफरेंट है कि बेसिकली इसमें दर्द बार बार नहीं होता, या दर्द होता भी है तो इतना तीव्र नहीं होता है। एंड इस वाली पैंक्रेटिस की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि बार बार अटैक आएगा और वो रिपेयर हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। अब ये इंजरी से आगे की बात हो जाती है कि जितनी बार अटैक आता है, जितनी बार दर्द होता है, इसमें स्ट्रक्चरल चेंज या फिर किसी तरीके का एक रीमॉडलिंग आपके पैंक्रियास के स्ट्रक्चर के अंदर होनी शुरू हो जाती है। भले ही इसमें आपके जो पैंक्रियास स्ट्रक्चर है सिकुड़ने लग जाता है, कई बार कुछ तरीके के कैल्सिफिकेशन हो जाती है या फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो सकती है। इस तरीके के चेंजेस इसमें आते हैं। क्रॉनिक पैंक्रेटिस के पेशेंट्स में बेसिकली हम ये देखते हैं कि बार-बार हल्के-फुल्के अटैक आते रहते हैं। जब मैं बोलती हूँ हल्का-फुल्का, यानी बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है पेशेंट्स को, लेकिन बाकी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के सिम्पटम्स उनमें मौजूद होते हैं। और जितनी बार भी इसमें दर्द होता है पैंक्रेटिस के केसेस में, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल में छोटे-छोटे स्कार वो छोड़ देता है और इन टाइम ये स्कार्स बहुत ज़्यादा पैंक्रियास के टिश्यू को डैमेज करके एक फाइब्रोसिस का रूप ले लेते हैं, जिसके कारण से जो पैंक्रियास की जो अपनी फंक्शनैलिटी है, एंजाइम प्रोडक्शन वगैरह, वो प्रॉपर्ली नहीं होती है और इसके कारण से आपका जो पाचन तंत्र है वो वीक होता है, जिस वजह से फिर माल डाइजेशन होता है या ब्लोटिंग इत्यादि और बाकी जितने क्रॉनिक पैंक्रेटिस के सिम्टम्स हैं वो फ्लेयर अप होते हैं और ये बीमारी आगे फिर बढ़ती चली जाती है। जब पैंक्रेटिस की बीमारी की शुरुआत होती है तो यूजुअली कई बार वो सीवियर अटैक्स के साथ होती है कि एक्यूट अटैक्स आते हैं एंड इन टाइम बाद में जाके जब वो क्रॉनिक की तरफ बढ़ जाती है तो इसमें पेट का दर्द कम होने लग जाता है, अटैक्स आने कम हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि शायद मैं अब ठीक हो गया हूँ, दर्द ही नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक मिथ होता है, बल्कि ये बीमारी आगे प्रोग्रेस करके क्रॉनिक का रूप ले लेती है। एंड जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस बीमारी में स्कारिंग होती है, आपके जो एक सॉफ्ट टिश्यू एक ऑर्गन है इसका पैंक्रियास का, इसमें स्टिफनेस आने लग जाती है और आपकी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, जिस वजह से आपको पेन का अभाव भी कई बार नहीं फील होता है। इस वजह से क्रॉनिक पैंक्रेटिस के पेशेंट्स आगे जाके कई बार पेन की इतनी कंप्लेन नहीं करते हैं, बल्कि बाकी जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है उसकी यह कंप्लेन करते हैं। क्रॉनिक पैंक्रेटिस के पेशेंट्स का कई बार सवाल होता है कि हमें ये एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी हो गई है, ये कैसे डेवलप हुई है, क्यों डेवलप हुई है? तो बेसिकली जो एक्सोक्राइन फंक्शन है पैंक्रियास का, बेसिकली पहले इसको समझते हैं। इसका ये मतलब है पैंक्रियास की एंजाइम प्रोडक्शन करने की जो क्षमता है उसको हम उसका एक्सोक्राइन सफिशिएंसी मानेंगे, एंजाइम प्रोडक्शन से मानेंगे। क्रॉनिक पैंक्रेटिस के केसेस में जब बार-बार अटैक आता है या बार-बार दर्द होता है या स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, जो आपकी जो एंजाइम प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है पैंक्रियास की, वो हैम्पर्ड हो जाती है इन्फ्लेमेशन के कारण, फाइब्रोसिस के कारण, जिस वजह से जब एंजाइम ही प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता। तो जितने हमारे सिम्पटम्स हैं बेसिकली, जैसे कि ब्लोटिंग है, लूज स्टूल्स हैं, वेट लॉस है, तमाम तरीके की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, ये सारी डेवलप हो जाती हैं और जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती है ये सिम्पटम बढ़ते चले जाते हैं। पैंक्रेटिस के मरीजों में एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी डेवलप हो जाती है। पैंक्रियास के बारे में जैसे मैंने पहले ही बात की है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और ये तमाम तरीके के एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र या हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल इत्यादि मॉनिटर किया जाता है। जब बार बार पैंक्रेटाइटिस का अटैक आता है तो हमारी जो पैंक्रियास का जो स्ट्रक्चर है इसमें स्कारिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है और धीरे धीरे करके जो टिश्यू है उसमें हार्डनिंग होने लग जाती है। जब टिश्यू में हार्डनिंग होती है तो ऑफकोर्स उसकी जो फंक्शनैलिटी है या उसका एंजाइम प्रोडक्शन है वो हैम्पर होता है,
तो वो उतनी पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होता है जितना उसको होना चाहिए, या फिर टाइमली इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, जिसके अभाव में हमारा खाना अपच रह जाता है, यानी ढंग से उसका पाचन नहीं होता है। अब जब खाना नहीं पचेगा तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आगे जाके ब्लोटिंग, जब फर्मेंट होगा तो ब्लोटिंग करेगा, और जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कई तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पैदा करेगा। कई बार वो खाना रिटेन ही नहीं कर पाता है हमारे आते, तो लूज टूज होने लग जाते हैं। इसके साथ साथ अब खाना एब्जॉर्ब नहीं होता तो वेट लॉस होता है। तो एक्सोक्राइन इंसफिशिएंसी के जो मुख्य जो सिम्टम देखने को मिलते हैं कि हमारे को वेट लॉस हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, मल्टीपल मोशंस हो रहे हैं। एंड क्योंकि पैंक्रियास का मुख्य जो काम है वो है फैट का डाइजेशन भी करना है, फैट का ब्रेक डाउन भी करना, तो वो फैट भी हमारे स्टूल में एज इट इज़ बाहर आता है, इसको सिटोरिया भी बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन इंसफिशिएंसी के कारण पैंक्रियाटिस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड पेशेंट इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, जिसके लिए यूजुअली डॉक्टर्स उनको एंजाइम्स देते हैं। पैंक्रियाटिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हम प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, कि ये समय के साथ बढ़ती चली जाती है, और इसके कई फैक्टर इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक टू स्टार्ट विद आपका खाना पीना, आपका बीमारी होने के बावजूद अल्कोहल का कंजम्पशन करते रहना, स्मोकिंग, टोबैको, देन अगर कोई जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर वो हैं, वो भी एक इसका अंडरलाइंग फैक्टर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रेस कुड बी वन रीज़न, पुअर डाइट, पुअर स्लीप, बाकी कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड, इन्फ्लेमेटरी फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारा इसके साथ एक अंडरलाइंग कारण होता है, और प्रोग्रेस पे, मतलब इसके प्रोग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है। एंड जब भी हम किसी बीमारी के अरेस्टेशन की बात करते हैं, इसको हमें एक बड़ी होलिस्टिकली एड्रेस करना चाहिए, वेदर इट इज़ योर खाना पीना, रहन सहन, दवा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड ऑल्सो टाइम टू टाइम फॉलो अप्स, इन्वेस्टिगेशन, सब चीज़ों को होलिस्टिकली हमें अप्रोच करना चाहिए, और देखते रहें कि कब कहाँ पे कोई बीमारी हमारी प्रोग्रेस कर रही है, उसका कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, तो उसको हम एड्रेस करें। फॉर इंस्टेंस जैसे क्रॉनिक पैंक्रियाटिस के पेशेंट्स में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है, और हम लोग कई बार इग्नोरेंट होते हैं, हमें लगता है अरे इतनी कम उम्र में कैसे डायबिटीज़ हो सकती है, या फिर हम इसे खाने पीने से मैनेज कर लेंगे। हालांकि ये टाइप 3C डायबिटीज़ जो पैंक्रियाटिस के कारण होती है, इसमें कई बार फर्स्ट इंटरवेंशन कुड ऑल्सो बी इंसुलिन। तो आपको जो इलाज आपके लिए रिकमेंडेड है उसको लेना, और इग्नोर ना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके सभी पैरामीटर्स सही होते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। इसी लाइन में मैं देखती हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स के वाइटामिन्स, जो क्रूशल वाइटामिन्स हैं, इस विटामिन D3, B12, ये भी बहुत कम रहता है, तो उसका फोर्टिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो अगेन रिपीटिंग, मतलब एड्रेसिंग एनी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो कि प्रोग्रेसिव है, उसके लिए हमेशा एक होलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए। एंड इसी पे डिपेंड करता है कि दो लोग जिनकी बीमारी सेम है, उनके हैबिट्स, उनका बिहेवियर, उनके फूड, एवरीथिंग वो डिटरमाइन कि उसका बीमारी का प्रोग्रेशन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। पैंक्रियाटाइटिस और अल्कोहल दो ऐसे शब्द हैं जो कि साथ में कभी नहीं जा सकते। अगर आपको पैंक्रियाटाइटिस है, आपको अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, और अगर अल्कोहल आपको पीनी है तो आपको पैंक्रियाटाइटिस की फिर चिंता ही नहीं करनी चाहिए कि इसका इलाज करना है या नहीं करना है। बेसिकली इट इज़ अ बिग नो। कई बार लोग बोलते हैं कि हमने अल्कोहल छोड़ दी है और अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, अब क्या कर सकते हैं? तो आई थिंक अल्कोहल का छोड़ने का मतलब ये है कि मे बी फर्दर ट्रिगर नहीं होगा, या फिर मे बी आपने बेसिकली उसको अब कंज्यूम करना बंद कर दिया है, बट द डैमेज इज़ डन एट टाइम्स, और जब वो डैमेज हो जाता है, जो स्कारिंग हो जाती है, जो उसमें नुकसान हो जाता है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। सो सिर्फ अल्कोहल बंद कर देना बीमारी से मतलब बीमारी को ठीक करने के बराबर नहीं है, स्पेशली इफ इट इज़ पैंक्रियाटाइटिस। एंड जितनी जल्दी आप इसको क्विट कर दें पैंक्रियाटिस के साथ, उतना ज़्यादा आप अपना पैंक्रियाटिक जो फंक्शंस हैं, वेदर इट इज़ योर एंडोक्राइन हेल्थ और एक्सोक्राइन हेल्थ ऑफ द पैंक्रियास, उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं, या जहाँ पर है उसको वहीं पे रोक सकते हैं। क्रॉनिक पैंक्रियाटिस के जब पेशेंट पड़ाव में आते हैं, कई बार उनकी बड़ी क्रॉनिक या बड़ी लंबी हिस्ट्री होती है, कई कई सालों से वो परेशान होते हैं, एंड ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम कंसल्टिंग लॉट ऑफ पीपल विद पैंक्रियाटाइटिस। जैसे कल मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कहते हैं मेरे को पिछले 12 सालों से पैंक्रियाटाइटिस है, और पहले मुझे लगता था कि ठीक है हो जाएगा, मैंने ये भी करा, मैंने वो भी किया, लेकिन मैं फील्ड वर्कर हूँ, रात की शिफ्ट भी है, कभी नाइट ड्यूटी, कभी मॉर्निंग ड्यूटी करते करते आज मैं इस लेवल पे हूँ, पिछले 3 महीने से मैं काम पर भी नहीं गया हूँ, क्योंकि इन टाइम ये बीमारी आपको इतना अंदर से कमज़ोर कर देती है कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ चली जाती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ चली जाती है, एंड आपके शरीर में कोई जान नहीं होती कुछ भी काम करने की, एंड देन दिस डिजीज़ टेक्स ओवर आई थिंक।
एंड अगर आप कुछ खा नहीं पाते, कुछ हजम नहीं कर पाते, शरीर को कोई खुराक ही नहीं लग पाती है, तो लॉन्ग टर्म पे इसके बड़े सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एंड डू नॉट वेट फॉर दैट लॉन्ग, डू नॉट इग्नोर इट। जब मैंने भी उनसे पूछा कि आप क्या दवा खाए, कहते नहीं मैंने कुछ नहीं दवाई खाई, मेरे को लगा अब दर्द नहीं होता है तो मैं ठीक हो गया हूँ। तो केवल दर्द का अभाव बीमारी का ठीक होना नहीं है, और इसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करें एंड अपने सिम्टम्स को एड्रेस करें एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट। दिस डिजीज़ नीड्स योर अटेंशन।